हेलो एंड वेलकम बैक। आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आस्वादन करने जा रहे हैं हरि कृष्ण प्रेमी जी का एकांकी मातृभूमि का मान। एकांकी है तो जाहिर है उसमें एक कथानक होगी, कुछ पात्र होंगे, देश काल और वातावरण होगा। तो डालते हैं एक नज़र एकांकी के कथानक पर। एकांकी ऐतिहासिक कथा पर आधारित है। देश काल और वातावरण 14वीं शताब्दी के राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान आपको पता ही है, लैंड ऑफ कलर्स, कैमल्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड ऑफ कोर्स द राजपूत्स। राजपूत यानी वीरों में वीर, योद्धा। राजपूत का अर्थ ही है सन ऑफ अ किंग। संस्कृत शब्द रजपुत्र से बना है राजपूत। राजपूतों की वीरता, उनकी वफादारी काफ़ी प्रसिद्ध है। क्षत्रिय खून उनके रगों में बहता है और वे अपने वंश के लिए, अपने देश के लिए जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। राजपूत स्त्रियां भी उतनी ही साहसी और निर्भीक होती हैं। आपने सुन रखा होगा कि वे दुश्मनों के सामने झुकने के बजाय जोहर करना पसंद करती हैं। स्वाभिमान एवं साहस मानो राजपूतों के नाम से जुड़ सा गया है। उन्हीं राजपूत वंश के 2 राजाओं की कथा को हरि कृष्ण प्रेमी जी ने अपने एकांकी का आधार बनाया है। मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा एकांकी के मुख्य पात्र हैं। राजपूत थे, वीर एवं पराक्रमी, सिसोदिया वंशज थे। तो ये ज़रा मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि आप इन शब्दों से काफ़ी परिचित नहीं होंगे। वंशज यानी जो डायनास्टी, तो उस समय क्या था, राजस्थान में कई डायनास्टीज हुआ करते थे। तो सिसोदिया वंशज थे राजपूत शासक, मेवाड़ के शासक महाराणा लाखा। महाराणा लाखा एकांकी के एक मुख्य पात्र हैं। काफ़ी शक्तिशाली शासक थे और चाहते थे कि उनके आसपास के छोटे छोटे राजपूत राज्य भी उनके अधीनता में आ जाएं, ताकि विदेशी आक्रमण की शंका होने पर वे और शक्तिशाली हो जाएं। क्योंकि उन दिनों में क्या था, अरब, तुर्की, मुगलों, इन सब का आक्रमण का भय हमेशा बना रहता था। ये उस समय के भारत की बात है जब अंग्रेज़ भारत में पहुँचे नहीं थे, मुगल भी नहीं पहुँचे थे। ओके, तो महाराणा लाखा इस उद्देश्य को मन में रखकर अपने कुशल सेनापति अभय सिंह को भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? बूंदी राज्य में। तो अभय सिंह हुए एकांकी के दूसरे पात्र, जो आपको याद रखना है, जो काफ़ी कुशल सेनापति थे, वफादार थे और अपने शासक का संदेश लिए पहुँचते हैं बूंदी राज्य। तो नाटक का रंगमंच आपको क्या कल्पना करना है, आपको इमेजिन करना है, आप बूंदी राज्य के बूंदी गढ़ में हैं। गढ़ यानी दुर्ग, फोर्ट। तो वहाँ कौन बैठे हैं? राव हेमू और अभय सिंह। राव हेमू स्वयं एक राजपूत लीडर थे। वे राजपूत थे लेकिन वो हाड़ा वंशज थे। ओके, बूंदी राज्य के शासक थे और हाड़ा वंशज थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, महाराजा लाखा सिसोदिया वंशज थे, यहाँ राव हेमू हाड़ा वंशज थे। तो ये जो राव हेमू है वो भी अत्यंत देशभक्त थे, निर्भीक एवं स्वाभिमानी थे। तो प्रथम दृश्य में अभय सिंह और राव हेमू के बीच बातचीत होती है। आइए देखते हैं अभय सिंह अपने राजा का संदेश किस कुशलता से राव हेमू के समक्ष प्रकट करते हैं। महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो अभय सिंह काफ़ी आदरपूर्वक राव हेमू के समक्ष बातचीत शुरू करते हैं। वे कहते हैं, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। अब देखिए, जैसे हमने कहा अभय सिंह काफ़ी कुशल सेनापति था, तो वो अपने मन की बात झट से नहीं कहता। ओके,
उसके अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले वो कुछ घुमा फिरा कर कुछ बातें करता है। तो वो कहता है कि सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? तब राव हेमू पूछते हैं, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? अब आप ही कह रहे हैं कि आपका सिसोदिया वंश हम हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखते हैं। अगर ऐसा है, ये बात सच है, तो फिर आप इस संदेश को लेकर क्यों आए हैं कि हमारा जो राज्य है, जो बूंदी राज्य है, वो मेवाड़ अथवा तुम्हारे राजा की अधीनता स्वीकार करें? ऐसा संदेश लेकर क्यों आए हो? बूंदी के शासक राव हेमू पूछते हैं। महाराव, हम राजपूतों का छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है? अब देखिए, अभय सिंह कुशलतापूर्वक एक और प्रश्न पूछते हैं। महाराव, महाराव यानी महाराज, हम राजपूतों का छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति है। हम शक्तिशाली हैं, हम राजपूत छोटे छोटे जो प्रोविंस हैं, हम शक्तिशाली हैं, छोटे छोटे जो प्रिंसली स्टेट हैं, हम संगठित नहीं हैं। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड होना भी एक बात होती है, और जब हम छिन्न भिन्न हैं, असंगठित हैं, तो विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकेंगे? इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। इसलिए ये ज़रूरी है कि विदेशी आक्रमण का भय जब लगा रहता है, तो विदेशियों का सामना करना है, तो ये ज़रूरी है कि हम संगठित हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो पूरी शक्ति है, जो हमारा सैन्य बल है, वो एक केंद्र के अधीन हो, और वह केंद्र है चित्तौड़। अब देखिए, राव हेमू पूछते हैं, हाँ हाँ, तो वह केंद्र कौन हुआ? चित्तौड़, तुम्हारा राज्य। तो मतलब है कि हम जो छोटे छोटे राज्य हैं, हमारी पूरी शक्ति तुम्हारे अधीन कर दें? इसमें भी कोई संदेह है महाराव? चित्तौड़ का गत गौरव फिर लौटा है। अब अभय सिंह कुशलतापूर्वक कहते हैं, इसमें संदेह की क्या बात है महाराज? चित्तौड़ यानी हमारे राज्य का जो गत गौरव, गत यानी जो पास्ट, जो बीता हुआ गौरव है, वो फिर लौट आया है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहें। हमारे राजा महाराणा लाखा ये चाहते हैं कि जो राजवंश पहले हमारे अधीन थे और अब अलग अलग स्वतंत्र राज्य हो गए हैं, वो आज भी उसी तरह हमारे अधीन आ जाएं। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित रहा। अब देखिए, वो कंप्लीट नहीं करता सेंटेंस। आपका जो राज्य है महाराज बूंदी, वो राज्य भी हमारे अधीन ही रहा, हमारा आश्रित रहा। बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो? अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। अब देखिए, राव हेमू काफ़ी स्वाभिमानी शक्तिशाली राजा थे, निर्भीक थे। उन्होंने भी कह दिया कि देखो, हमारा राज्य बूंदी राज्य मेवाड़ के आश्रित ये कभी नहीं हो सकता। अभय सिंह जी, हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। देखिए, हाड़ा वंश जो है किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महाराणा हो। महाराव, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है, वह है महाराणा लाखा। अब देखिए, अभय सिंह जी कहते हैं, महाराज, अब अभय सिंह भी अपनी बात पर अड़े रहते हैं, क्योंकि वो एक संदेश लेकर आए हैं अपने राजा के, तो अपनी बात मनाना अभय सिंह का कर्तव्य है। तो वो कहता है, महाराज, आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि तुर्कों का आक्रमण रहता है, अरबों का आक्रमण रहता है, तो उन विदेशियों के आक्रमण से बचने के लिए हम राजपूतों को एक सूत्र में, एक माला की मोतियों की तरह
एक धागे में पिरोए जाने की बड़ी आवश्यकता है और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। अब जिस व्यक्ति के पास ये ताकत है हम राजपूतों को एक सूत्र में बांधने की, तो वो है हमारे राजा महाराणा लाखा। ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। अब राव हेमू कहते हैं छोड़ो छोड़ो अभय सिंह, ताकत की बात छोड़ो, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है। नाज है यानी कि गर्व है, हमें हमारी ताकत पर गर्व है। हम हर एक राजपूत को अपने ताकत पर गर्व है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय न दे, इसी में उसका कल्याण है। अब देखिए, इतना बड़ा दंभ यानी कि आपके राजा को लगता है कि वे ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरे राजपूतों को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखता है, तो ये आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, ये आपके हित में नहीं है, यानी कि इतना घमंड होना। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। अब देखिए, पूरे राज्यों को, छोटे छोटे राज्यों को एक माला में गूंथने की जो बात है वो वास्तव में आपके अधीनता में बनाने की बात है, गुलामी की बात है, वो अब नहीं होगा। उसका श्री गणेश हो गया है, उसे तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। हम अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, किंतु अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए हैं। अब अभय सिंह अपनी बात को उलट फिलट कर एक दूसरे तरीके से कहते हैं। देखिए, अनुशासन का अभाव, डिसिप्लिन, हमारे जो छोटे छोटे राजपूत वंशज हैं, छोटे छोटे राज्य हैं, सभी शक्तिशाली हैं लेकिन संगठित नहीं है, इसलिए अनुशासन का अभाव है। तो ये जो अभाव है हमारे देश को टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा तैयार है। अब राव हेमू अपने मन की बात एकदम व्यक्त कर देते हैं। प्रेम का अनुशासन, उसे मानने के लिए हम तैयार हैं, शक्ति का नहीं। आप अगर अपने शक्ति का घमंड दिखाने यहाँ आए हैं तो माफ़ कीजिए, हमें कबूल नहीं है। प्रेम का अनुशासन हम मान सकते हैं। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवार आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। अब अगर आपके महाराजा को, मेवाड़ के महाराणा लाखा को यदि अपने ही भाइयों पर यानी कि हम राजपूतों पर तलवार आजमाने की इच्छा अगर जागृत हुई है तो हम कौन होते हैं उन्हें रोकने वाले? उन्हें तो कोई रोक नहीं सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है। देखिए, हमारा जो बूंदी राज्य है वो स्वतंत्र राज्य रहकर महाराणाओं का आदर कर सकता है। अधीन होकर किसी की सेवा करना हम पसंद नहीं करते। देखिए, गुलामी हमें पसंद नहीं। हम एक बार आपके गुलाम थे लेकिन अब हम स्वतंत्र हैं और अधीनता में रहकर, चाहे वो किसी भी मकसद को लेकर हो, हमें मंजूर नहीं। अब अभय सिंह देखते हैं कि किसी भी हालत में राव हेमू मानने को तैयार ही नहीं है, तो वो कहते हैं तो मैं जाऊं? आपकी इच्छा। दोनों का दो तरफ प्रस्थान। अब देखिए, पहला दृश्य यहाँ समाप्त होता है। तो पहले दृश्य में हमने देखा बूंदी राज्य का जो गढ़ है, जो फोर्ट है बूंदी का, वहाँ बूंदी नरेश, राव हेमू और मेवाड़ का जो संदेश लेकर अभय सिंह, वहाँ का जो सेनापति है, उन दोनों के बीच बातचीत हुआ था। और बातचीत किस बात को लेकर हुआ था कि अभय सिंह का संदेश क्या था कि उनके राजा महाराणा लाखा चाहते हैं कि बूंदी राज्य भी उनके अधीनता को स्वीकार करें। उनका उद्देश्य क्या था कि इस प्रकार विदेशी आक्रमण अगर होगा तो ये सब राजपूत एक साथ इकट्ठा होकर, संगठित होकर एक बड़ी शक्ति बन जाएंगे। लेकिन राव हेमू भी राजपूत ही था, उसके रगों में भी राजपूत रक्त बहता था, वो भी काफ़ी स्वाभिमानी था, निर्भीक था। उसने टके से जवाब दे दिया कि हमें अधीनता पसंद नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने व्यक्त कर दी, प्रेम का अनुशासन
हम पसंद करते हैं। अगर आप प्रेम से हमें अपना साथ रखना चाहते हैं तो ठीक है, वरना नहीं। जैसा कि हमने इसके इंट्रो में कहा था, ये एक ऐतिहासिक एकांकी है, इसकी पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है। तो दूसरा दृश्य जो है चित्तौड़ का राजमहल है। तो आपको इमेजिन करना है, आप दृश्य देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। तो हमने देखा महाराणा लाखा जो हैं, जो मेवाड़ के राजा थे, जो चाहते थे कि छोटे छोटे जो राजवंश हैं उनके साथ एक साथ जुड़ जाए, ताकि ये खुद एक बड़ी शक्ति बन जाए, ताकि जब विदेशी आक्रमण हो तो उनका सामना ये ठीक तरह से कर पाएं। और इसी लक्ष्य को मन में रखकर महाराणा लाखा ने अपने कुशल सेनापति अभय सिंह को भेजा था। कहाँ भेजा था? राव हेमू के दरबार में। लेकिन राव हेमू ने एकदम से इनकार कर दिया कि वो किसी भी हालत में इनकी दासता स्वीकार नहीं करेंगे। तो महाराणा लाखा काफ़ी चिंतित हो जाते हैं और इसी चिंतित और व्यथित अवस्था में वे टहल रहे थे अपने दरबार में। तो वो कहते हैं, मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को कितनी ठेस पहुंची है, यह मेरा हृदय जानता है। अब देखिए, इसकी जो बैकग्राउंड जो है कि एक लड़ाई में मुट्ठी भर हाड़ाओं ने इनको पराजित किया था। इसकी ऐतिहासिक कथा क्या है कि मुट्ठी भर हाड़ाओं ने मेवाड़ के लोगों को पराजित किया था, मेवाड़ के सेना को। तो एक बार क्या है, महाराणा लाखा का जो सैन्य है वो एक बार हाड़ाओं से यानी राव हेमू के सैनिकों से पराजित हो चुका था। अब ये जो पराजय है लाखा को काफ़ी परेशान कर देती है, क्योंकि लाखा जो चित्तौड़ का राजा था, जो मेवाड़ का राजा था, वो काफ़ी शक्तिशाली था। राव हेमू के साथ जब कंपेयर करते हैं तो महाराणा लाखा काफ़ी शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी हार गए। तो वो क्या है, उनको काफ़ी ठेस पहुंचा। वे कहते हैं, मैंने मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में कलंक का टीका लगाया है। कलंक बन गया है भाई, छोटा सा राज्य हमें हरा दे तो नेचुरली दुख होता ही है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्मगौरव को ठेस पहुंची है। हमारा अपना एक आत्माभिमान, एक स्वाभिमान, एक आत्मगौरव जो था, क्योंकि हम शक्तिशाली थे लेकिन फिर भी हम हार गए, तो ठेस पहुंचेगा ही। कितना ठेस पहुंचा यह मेरा हृदय जानता है, क्योंकि राजा सबसे ज़्यादा अपमानित होता है। सैनिक हारते हैं युद्ध में, लेकिन हानि किसको होती है? महाराजा पर कलंक लगता है। अभय सिंह का प्रवेश और महाराणा को अभिवादन करना। तो अभय सिंह प्रवेश करते हैं, आते ही अभिवादन करते हैं अपने राजा को। महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक हैं। तो अभय सिंह आकर सूचना देते हैं कि जो दरबार के सभासद हैं आपको देखना चाहते हैं, आपके दर्शन पाने के उत्सुक हैं। सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बापा रावल और वीरवर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। अब देखिए, महाराणा लाखा बताते हैं उस समय युद्ध भूमि में क्या हुआ था जब वे बूंदी के राव हेमू से हारे थे। तो वो नीमरा का मैदान था। तो आपको ये भी याद रखना है कहाँ ये लड़ाई हुई थी महाराणा लाखा और राव हेमू की? नीमरा के मैदान में, वो थी युद्ध स्थल। तो वहाँ क्या हुआ था, राव हेमू से पराजित होकर महाराणा लाखा को भागना पड़ा, और मैं भागा और मेरी आत्मा आज भी मुझे धिक्कार रही है। बापा रावल और वीरवर हमीर का रक्त
जिसकी धमनियों में बह रहा हो। ये इनके पूर्वज हैं, इनके जो वंशज हैं, जो हमने लाइनेज कहा ना सिसोदिया वंश के थे। तो बापा रावल और वीरवर हमीर काफ़ी शक्तिशाली थे, काफ़ी धैर्यशाली थे, और उनका रक्त जिसकी धमनियों में बह रहा हो वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। शर्मिंदा होना चाहिए मुझे, यानी कि मैं जिस वंश में पैदा हुआ हूँ उसमें बापा रावल और वीरवर हमीर जैसे योद्धा थे जो काफ़ी धैर्यशाली थे, और उनका वंशज मैं युद्ध में एक छोटे से राजा से डर कर भाग जाऊं, तो ये कितनी शर्म की बात है, धिक्कार है, ये कलंक की बात है। तब अभय सिंह समझ गए कि राजा काफ़ी चिंतित हैं। एक तो नीमरा के मैदान में जो उन्हें पराजित होना पड़ा राव हेमू के सैन्य से, वो उन्हें चिंतित कर रही है। दूसरी बात यह है कि संधि का प्रस्ताव भी राव हेमू ने ठुकरा दिया है। तब अभय सिंह समझ गए कि राजा काफ़ी चिंतित हैं। वो कहते हैं, किंतु जरा सी बात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। अब देखिए नीमरा के मैदान में उस समय क्या हुआ था, इसके बारे में अभय सिंह बताते हैं कि उस रात हाड़ाओं ने अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण किया था। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। अब देखिए उस समय कोई तैयार ही नहीं था, आकस्मिक धावा हुआ, एकदम से अटैक हुआ, तो घबराकर हमारे सैनिक भाग गए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध है, और इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? अब देखिए अभय सिंह बताते हैं कि उन्होंने आक्रमण ही छुपकर किया था, रात के समय किया था। ये युद्ध नीति के विरुद्ध भी है। उन दिनों क्या होता था, बिगुल बजाकर, शंख बजाकर शुरू होती थी युद्ध, और संध्या समय अस्त भी हो जाता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, रात के समय चुपके आकर चोरों की तरह हमारे शिविर पर अटैक किया। तो हमारे सैनिक आकस्मिक धावे से घबरा गए, सैनिक भाग खड़े हुए, और तब भी महाराणा आप अपने प्राणों पर खेलकर भी राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, लेकिन हम ही लोगों ने आपको वहां से खींच लिया। तो इसमें भला आपका क्या अपराध है? इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता, किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। अब देखिए महाराणा कहते हैं, लाखा कहते हैं कि जिनकी खाल मोटी होती है ना, उनको तो कोई शर्म की बात ही नहीं है, कुछ भी हो जाए वो तो शर्मिंदा ही नहीं होते। उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश, कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। मतलब कि उनका अभिमान ही नहीं होता, तो फिर अपमान कैसा? कोई भी कलंक वो हंसते हंसते सह लेते हैं। किंतु जो आन को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, आन मानी अपनी शान, अपनी इज्जत, अपनी रेस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को जो सबसे ज़्यादा समझता है, प्राणों से भी ज़्यादा समझता है, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहें, यह कैसी उपहासजनक बात है। अब जो ऐसा व्यक्ति जो अपने रेस्पेक्ट को, सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ऊंचा दर्जा देता है, वो पराजय का मुख देखकर अगर जीवित रहता है तो वो उसके लिए उपहासजनक बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। अब अभय सिंह से महाराणा कहते हैं, सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलंक के टीके को धो डालना चाहता हूँ। मेरे मस्तक में ये कलंक का टीका लगा हुआ है। मोटे खाल वाले आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा। मैं अपने आन बान को अपने प्राणों से बढ़कर समझता हूँ, तो इसीलिए मैं पराजय हुआ राव हेमू से, और अगर मैं पराजय होकर अब भी जीवित हूँ तो ये मेरे लिए उपहासजनक बात है, और मैं ये कलंक का टीका मिटाना चाहता हूँ। मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को प्रस्तुत हैं। अब अभय सिंह कहते हैं,
महाराजा आप चिंतित न होइए, हमारे जो मेवाड़ के सैनिक हैं आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने को तैयार हैं। उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। महारावल बापा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अब देखिए महाराणा ने एकदम से आवेश में आकर एक प्रतिज्ञा ले ली। वो क्या कहते हैं, देखिए मैं महारावल बापा का वंशज हूँ और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में मैं ससैन्य प्रवेश नहीं करूँगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए तो दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप ना करें। अब देखिए अभय सिंह काफ़ी कुशल हैं, बुद्धिमान हैं, तो वो कहते हैं कि इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों ले रहे हैं? बूंदी को उसकी धृष्टता के लिए दंड दिया ही जाएगा, मतलब कि वो काफ़ी दुस्साहस है भाई, उसके लिए तो दंड देना ही है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब हम युद्ध करते हैं तो शत्रु के जो बल को भी आंकना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो हमारा शत्रु कौन है? राव हेमू है, बूंदी है। और बूंदी के लोग जो हैं युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। यमराज सामने आ जाए, यमराज कौन है? लॉर्ड ऑफ डेथ है ना, हमारी मृत्यु लेकर आता है यमराज, लेकिन यमराज से भी लड़ने को बूंदी के लोग तैयार हैं, उतने वीर हैं। अब ये नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक बात भी सही है कि हम कौन हैं? हम भी बप्पा रावल के वंशज हैं, हम भी वीर हैं। लेकिन जब बूंदी का सैनिक भी वीर है, लेकिन जब बूंदी का सैन्य भी शक्तिशाली है, तो ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कितने दिन में हम उन्हें पराजित कर लेंगे, कितने दिन में वो पराजित हो जाएंगे, हमारे अधीन हो जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात निश्चित है कि हम जीतेंगे। तो इसलिए महाराज, इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों लेते हैं? ये तो एक भीषण प्रतिज्ञा हुई। आप क्या कहते हैं सेनापति? क्या कभी आपने सुना है कि सूर्य वंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? अब देखिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा ले ली है। सेनापति, आपको समझना चाहिए कि सूर्य वंश में पैदा होने वाला कोई भी पुरुष अपनी प्रतिज्ञा को वापस नहीं लेता, ऐसा संभव नहीं है। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। प्राण चला जाए लेकिन हमने एक बार वचन दे दिया तो दे दिया। जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया, उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। अब जो तीर होता है ना, वो तरकश से निकालकर कमान पर चढ़ाकर जब हम उसे छोड़ देते हैं तो उसे बीच में लौटाया नहीं जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ। अब देखिए एक बार महाराणा लाखा पराजित हो चुके राव हेमू से, तो उन्हें राव हेमू के सैन्य बल के बारे में जानकारी मिल गई है। छोटा सा राज्य है बूंदी, लेकिन फिर भी शक्तिशाली है, साहसी है वहाँ के सैनिक। तो इसीलिए महाराणा लाखा को पता है कि उनकी जो प्रतिज्ञा है कितने दिन में पूरी होगी, ये उन्हें पता है, कितने दिन लग जाएंगे। तो ये मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, इस बारे में मुझे जानकारी है। और इस बात की हाल के युद्ध में पुष्टि भी हो चुकी है, वो तो प्रूव हो चुका है ना। बूंदी का राज्य छोटा सा है, हमसे छोटा है, लेकिन सैनिक काफ़ी वीर हैं। और हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार ही नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। लेकिन फिर भी महाराणा लाखा की जो प्रतिज्ञा है वास्तव में प्रतिज्ञा ही है। अब दिल ले लिया, क्योंकि हम जो सूर्य वंशज हैं, हम जो बप्पा रावल के वंशज हैं, हमने एक बार प्रतिज्ञा ले ली
तो प्राण जाए पर वचन न जाए, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। अचानक नेपथ्य से एक गीत सुनाई देता है। नेपथ्य यानी बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड से एक गीत सुनाई देता है। ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से है गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला, ये छात्री में छेद करा कर एक हुए हैं हृदय मिला कर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। तो गाते गाते चारनी का प्रवेश होता है। तुम कुछ गा रही थी चारनी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। देखिए, चारनी ने प्रवेश किया, गाना गाते हुए प्रवेश किया, और वो गाना भी काफ़ी अर्थपूर्ण है। तो गाना क्या है? तोड़ मोतियों की मत माला, मोतियों की माला को मत तोड़ो। मोतियों की माला से उनका अभिप्राय क्या है? संपूर्ण राजस्थान में जो छोटे छोटे राजवंश हैं वो सभी मोतियां हैं, और वो सभी एक माला में पिरोए जाने पर काफ़ी शक्तिशाली बन जाता है। इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला? इन लोगों में राजपूत वंशज ही हैं, सभी राजस्थान के छोटे छोटे जो राजवंश हैं सभी राजपूत वंश हैं। इनमें व्यर्थ का भेद क्यों डाला? तो ऐसा गाना गाकर वो प्रवेश करती है। लेकिन महाराणा कहते हैं कि मैं उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ, दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। दो जातियों में मैं दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। कौन से दो जातियों में? हाड़ा जाति और सिसोदिया वंश। हाड़ा जाति के राव हेमू और सिसोदिया वंश के महाराणा लाखा। तो इन दो जाति जो दोनों ही राजपूत वंश हैं, उनमें दुश्मनी पैदा करने मैं जा रहा हूँ। यह आप क्या कहते हैं महाराणा? आपके विवेक पर सबको विश्वास है। अब देखिए, जब चारनी ने ये सुना कि महाराजा एकदम अविवेकपूर्ण कदम उठाने जा रहे हैं, तो कुशल चारनी ने पहले उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया, कहा कि आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि समय के फेर से आप हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर हैं। अब समय के फेर से आप लोगों में दुश्मनी ज़रूर हो गई होगी, यानी कि हाड़ा लोगों में और महाराणा लाखा के बीच, लेकिन मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में वे सहायता देते रहे हैं। जब विपत्ति का वक्त आता है तो वही हमारे काम आते हैं, विदेशी नहीं आते हैं काम। राजपूत वंशज लोगों को एक साथ रहना चाहिए। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाएं और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बना रहने दें। अब देखिए, उनसे कोई अगर भूल चूक हो जाए तो भूल जाएं, आप उन्हें क्षमा कर दें। क्षमा करने में भी उदारता है, और स्नेह का संबंध बनाए रखें, क्योंकि राजपूत शक्तियों का एक माला में पिरोए जाना काफ़ी ज़रूरी है। विदेशों के सामने हमें एक साथ खड़ा होना चाहिए। तो चारनी ये उपदेश देती है, चारनी तुम बहुत देर आई। तब महाराणा कहते हैं बहुत देरी हो गई, तुम बहुत देर आई, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ले ली है। तो अभय सिंह बीच में कहते हैं, चारनी महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। अब देखिए, महाराणा ने प्रतिज्ञा ले ली है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले, वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्भाग्य महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता। अब देखिए, चारनी नारी जो है वो काफ़ी उचित उपदेश देती है। वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी महाराणा। वैसे मैं ही नहीं, देश का कोई भी शुभ चिंतक, कोई भी वेल विशर ऐसा नहीं चाहेगा कि
कि राजपूत वंशजों में ही विद्वेष की आग फैले, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए। तो अभय सिंह कहते हैं भाई इन्होंने प्रतिज्ञा ले ली है, सूर्य वंशज जो एक बार प्रतिज्ञा ले लेते हैं उससे पीछे नहीं हटते। तो अभय सिंह कहते हैं महाराणा ने तो प्रतिज्ञा ले ली है, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि यहीं पर बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए, महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? अब देखिए चारनी एक बहुत अच्छा उपाय भी देती है, एक काफ़ी मस्त आइडिया देती है। वो कहती है कि ऐसा करते हैं, बूंदी का एक नकली दुर्ग हम यहीं बना देते हैं और महाराणा उसका विध्वंस करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लें। यानी कि महाराणा ने प्रतिज्ञा क्या ली है कि वो ससैन्य बूंदी के दुर्ग पर आक्रमण करेंगे, तब तक वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो बना लेते हैं यहीं पर एक बूंदी का दुर्ग, नकली दुर्ग, और महाराणा उसको विध्वंस कर लें और उस पर जीत हासिल कर लें। अब देखिए महाराणा को भी वो पसंद आ जाता है। वो कहते हैं अच्छा, अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। अब देखिए महाराणा को चारनी का जो उपाय है वो पसंद आया। वो कहते हैं अच्छा, अभी के लिए मेरी प्रतिज्ञा मैं यूं ही पूरी करता हूँ। कैसे? एक नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके मैं अपने व्रत का पालन कर लूँगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उद्दंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करें। और ऑर्डर दे देते हैं, आज्ञा देते हैं सेनापति को कि जाकर नकली बूंदी का दुर्ग बनाएं, और सब प्रस्थान करते हैं। पट परिवर्तन होता है। तो रंगमंच के रूप में हमें ये कल्पना करना है कि चित्तौड़ के एक जंगली प्रदेश में हम हैं और वहाँ एक नकली दुर्ग बनाया गया है। ओके, तो ये नकली दुर्ग किस रूप में बनाया गया है? बूंदी के दुर्ग के जैसे ही एक नकली दुर्ग बनाया गया है। अब महाराणा लाखा प्रतिज्ञा ले चुके हैं कि बूंदी के दुर्ग को तहस नहस किए बिना वे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो चारनी ने एक उपाय बताया कि ऐसा कीजिए, एक नकली दुर्ग बनाइए, बूंदी के दुर्ग जैसा ही हूबहू ऐसा ही एक दुर्ग बनाइए और उसे ध्वंस करके आप अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति कीजिए। और उसी लिए वो नकली दुर्ग बनाया गया है। अभय सिंह हैं और महाराणा लाखा भी हैं। अभय सिंह कहते हैं आपने दुर्ग का निरीक्षण कर लिया, ठीक बन गया है ना? देखिए बूंदी का दुर्ग उसी तरह से यहाँ बनाया गया है चित्तौड़ में। तो अभय सिंह सेनापति जानना चाहते थे कि महाराणा लाखा को वो पसंद आया कि नहीं। क्यों न बनता, निस्संदेह यह ठीक बूंदी दुर्ग की हूबहू नकल है। ये तो एकदम बूंदी दुर्ग ही लग रहा है। अब इस पर चढ़ाई करने का खेल खेला जाए। इस मिट्टी के दुर्ग को मिट्टी में मिलाने से मेरी आत्मा को संतोष नहीं होगा, लेकिन अपमान की वेदना में जो विवेकहीन प्रतिज्ञा मैंने कर डाली थी उससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसके बाद फिर ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने के लिए किस तरह बाध्य किया जाए। अब देखिए मैंने अविवेकहीन प्रतिज्ञा ले ली कि बूंदी के दुर्ग को नष्ट किए बिना, कि बूंदी के दुर्ग को तहस नहस किए बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो जैसे ही मैं इस नकली दुर्ग को तहस नहस कर दूँगा, मुझे अपनी उस प्रतिज्ञा से छुटकारा तो मिल जाएगी, लेकिन मेरा मन पूर्ण रूप से शांत नहीं होगा।
मेरी मन को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं असली बूंदी के दुर्ग को तहस नहस नहीं कर दूं। तब अभय सिंह बोलते हैं, निश्चय ही महाराज, शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर सिसोदिया का सिंहनाद होगा। अच्छा, अब हम लोग आज के रण की तैयारी करें। अब अभय सिंह आश्वासन देते हैं अपने महाराज को कि निश्चय ही आपकी इच्छा के अनुसार ही होगा, बूंदी का तहस नहस हम ज़रूर करेंगे। शीघ्र ही बूंदी के पठारों पर हम सिसोदिया वंशजों का झंडा फहरेगा। आज के रण की तैयारी अभी हम फिलहाल करते हैं, किंतु यह रण होगा किससे? इस दुर्ग में कोई तो हमारा पथ प्रतिरोध करने वाला होना चाहिए। अब महाराणा कहते हैं, नकली का दुर्ग बना है, लेकिन फिर भी कुछ तो मज़ा आना चाहिए। तो मैं जब इस दुर्ग पर हमला करता हूँ, कोई तो उसका प्रतिरोध करने के लिए होना चाहिए। तो राजा के इस बात से अभय सिंह भी सहमत होते हैं। वे कहते हैं, हाँ, खेल में भी तो कुछ वास्तविकता आनी चाहिए। मैंने सोचा है दुर्ग के भीतर अपने ही कुछ सैनिक रख दिए जाएंगे, जो बंदूकों से हम लोगों पर छूंचे वार करेंगे। कुछ घंटे ऐसा ही खेल होगा और फिर यह मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अच्छा, अब हम चलें। अब कुशल सेनापति अभय सिंह ने उसकी भी व्यवस्था कर ली थी कि ये जो खेल है युद्ध का, नकली खेल है, लेकिन फिर भी कुछ वास्तविकता तो उसमें होनी चाहिए, तभी मज़ा आएगा। तो इसका एक उपाय अभय सिंह ने क्या सोचा था कि दुर्ग के भीतर ये अपने ही कुछ सैनिकों को रख देंगे, ताकि जब राजा दुर्ग पर हमला करेगा तो अंदर से सैनिक छूंचे वार करेंगे। छूंचे वार यानी वास्तविक वार नहीं, यूं ही हमला करेंगे ताकि लगे कि कुछ युद्ध हो रहा है। और कुछ घंटे ऐसा ही चलता रहेगा, उसके बाद मिट्टी का दुर्ग मिट्टी में मिला दिया जाएगा। दोनों का प्रस्थान। दूसरी ओर से वीर सिंह और कुछ साथियों के साथ प्रवेश। अब अभय सिंह और महाराणा लाखा उस बूंदी के नकली दुर्ग का निरीक्षण करने आए थे, क्योंकि दूसरे दिन युद्ध होना था। नकली युद्ध ही सही, तो उन्होंने निरीक्षण कर लिया, वे चले गए। दूसरे दिन के लिए उन्होंने प्लान्स भी बना लिया कि ऐसे ही बूंदी पर आक्रमण नहीं होगा, बदले में अंदर से सैनिक इस ओर भी वार करेंगे। अब जब दोनों चले जाते हैं तो वहाँ वीर सिंह और कुछ साथियों का प्रवेश होता है। अब ये एक प्रमुख पात्र है वीर सिंह, आप लोग मेमोराइज कर लीजिए। अभय सिंह महाराणा लाखा के सेनापति थे। महाराणा लाखा खुद मेवाड़ के चित्तौड़ के राजा थे और बूंदी का राजा कौन था? राव हेमू। अब यहाँ वीर सिंह जो है एक बहादुर सैनिक है। अब वीर सिंह की चरित्रगत विशेषता क्या है, हम आगे आगे देखेंगे। मेरे बहादुर साथियों, तुम देख रहे हो कि हमारे सामने यह कौन सी इमारत बनाई गई है? वीर सिंह पूछते हैं, साथियों तुमने देखा हमारे आँखों के सामने ये कौन सी इमारत बनाई गई है? तो पहला साथी कहता है, हाँ सरदार, यह हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। अब देखिए, एक साथी कहता है, सरदार ये तो हमारी जन्मभूमि बूंदी का दुर्ग है। और तुम जानते हो कि महाराणा इस गढ़ को जीतकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहते हैं, किंतु क्या हम लोग अपनी मातृभूमि का अपमान होने देंगे? यह हमारे वंश के मान का मंदिर है, क्या इसे मिट्टी में मिलने देंगे? अब वीर सिंह कहते हैं, देखो वीरों साथियों, ये हमारे बूंदी राज्य का दुर्ग है। तो इसके पीछे की कहानी क्या है कि वीर सिंह जो है, वीर सिंह और उसके कुछ साथी एक्चुअली बूंदी के निवासी थे। तो वे देखिए सभी राजपूत वंशी हैं। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं नौकरी के सिलसिले में या कुछ भी माइग्रेट करते हैं, वैसे ही ये बेसिकली बूंदी राज्य के थे, वीर सिंह और उसके कुछ साथी। वो लेकिन अभी कहाँ हैं? मेवाड़ में उसके सैनिक हैं, मेवाड़ के राजा के सैनिक हैं, लेकिन उनकी मातृभूमि वास्तव में बूंदी है।
तो उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि उनके जो बूंदी राज्य का दुर्ग का नकली मॉडल यहाँ बनाया गया है और उस पर आक्रमण राजा करेंगे। तो नकली दुर्ग है, लेकिन फिर भी मातृभूमि के प्रति उनके मन में काफ़ी श्रद्धा भावना है, श्रद्धा और भक्ति है, तभी उन्हें बहुत दुख पहुँचता है ये देखकर। तो दूसरा साथी कहता है किंतु यह तो नकली बूंदी है। अब दूसरा साथी कहता है ये हमारी असली बूंदी थोड़ी ही है, ये तो नकली बूंदी है। धिक्कार है तुम्हें, नकली बूंदी भी प्राणों से अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहाँ बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। अब वीर सिंह मातृभूमि के प्रति काफ़ी इज्जत रखने वाला व्यक्ति था, वो बूंदी के प्रति काफ़ी इज्जत रखता था। तो वो कहता है नकली बूंदी ही सही, वो हमारे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जिस जगह एक भी हाड़ा है वहाँ बूंदी का अपमान आसानी से नहीं किया जा सकता। देखिए, हम हाड़ा वंशज हैं, हम अभी महाराणा लाखा यानी कि सिसोदिया वंश में काम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम हाड़ा वंशज हैं और मातृभूमि हमारा कौन सा है, बूंदी ही है। तो जब तक एक भी हाड़ा जिंदा है बूंदी का अपमान हम नहीं होने देंगे, चाहे वो असली बूंदी हो या नकली बूंदी। आज महाराणा आश्चर्य के साथ देखेंगे कि यह खेल केवल खेल ही नहीं रहेगा, यहाँ की चप्पा चप्पा भूमि सिसोदियों और हाड़ाओं के खून से लाल हो जाएगी। देखिए, आज महाराणा लाखा ये देखेंगे कि कैसे हाड़ा लोग अपनी मातृभूमि के मान के लिए मर मिटते हैं। तो तीसरा साथी कहता है लेकिन सरदार, हम लोग महाराणा के नौकर हैं, क्या महाराणा के विरुद्ध तलवार उठाना हमारे लिए उचित है? हमारा शरीर महाराणा के नमक से बना है, हमें उनकी इच्छा में व्याघात नहीं पहुंचाना चाहिए। अब देखिए, तीसरा जो साथी है वो थोड़ा विचलित होता है, दूसरा साथी भी वैसे ही है। दूसरा साथी ने पहले क्या कहा, ये तो नकली बूंदी का दुर्ग है। अब तीसरा साथी कहता है हमने महाराणा लाखा की नमक खाई है, हम उनके सैन्य में भर्ती हैं और उन्हीं के खिलाफ हम युद्ध कैसे करेंगे। तब वीर सिंह कहता है और जिस जन्मभूमि की धूल में हम खेल कर बड़े हुए हैं उसका अपमान भी कैसे सहन किया जा सकता है। जब कभी मेवाड़ की स्वतंत्रता पर आक्रमण हुआ है हमारी तलवार ने उनके नमक का बदला दिया है, लेकिन जब मेवाड़ और बूंदी के मान का प्रश्न आएगा हम मेवाड़ की दी हुई तलवारें महाराणा के चरणों में चुपचाप रख कर विदा लेंगे और बूंदी की ओर से प्राणों की बलि देंगे। आज ऐसा ही अवसर आ पड़ा है। अब देखिए, वीर सिंह कहते हैं साथियों, हमने महाराणा लाखा का नमक खाया है तो ठीक है, महाराणा लाखा को जब भी ज़रूरत पड़ती है हम अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। लेकिन जब हमारे राज्य की बात आती है, जब बूंदी के खिलाफ लड़ाई की बात उठती है तो हम क्या करेंगे, तलवारें चुपचाप महाराणा लाखा के कदमों में रख कर हम बूंदी की ओर से अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और आज ऐसा ही अवसर आया है। आज सिसोदिया वंशज यानी कि मेवाड़ के लोग हमारे मातृभूमि बूंदी के खिलाफ लड़ने की सोच रहे हैं। तो पहला साथी कहता है निश्चय ही जहाँ पर बूंदी है वहाँ पर हाड़ा है और जहाँ पर हाड़ा है वहाँ पर बूंदी है। कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। अब देखिए, जन्मभूमि, पहला साथी पहले तो थोड़ा विचलित था क्योंकि उसने कहा कि ये तो नकली दुर्ग है, इसमें हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वीर सिंह ने सभी बातों को एकदम स्पष्ट कर दिया कि असली हो या नकली, मातृभूमि का अपमान हम नहीं सह सकते। हम हाड़ाओं के रक्त में बूंदी के प्रति वफादारी होनी ही चाहिए। जन्मभूमि हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। चाहे कोई अगर नकली बूंदी का भी अपमान करे तो हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। मेरे वीरों, तुम अग्निकुल के अंगारे हो,
अपने वंश की आभा को क्षीण न होने देना। प्रतिज्ञा करो कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। अब वीर सिंह अपने साथियों को इकट्ठा करके, यानी कि उन साथियों की जिनकी जन्मभूमि बूंदी थी, तो जो हाड़ा वंशज थे, उन सबों से वे प्रतिज्ञा करवाते हैं कि प्राणों के रहते हम इस नकली दुर्ग पर मेवाड़ की राज्य पताका को स्थापित न होने देंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। तो सभी लोग एक साथ कहते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि प्राणों के रहते इस दुर्ग पर मेवाड़ का ध्वज न फहराने देंगे। तब वीर सिंह कहते हैं, मुझे आप लोगों पर अभिमान है और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाती। जिस बूंदी में ऐसे मान के धनी पैदा होते हैं, उस पर संसार आशीर्वाद के साथ फूल बरसा रहा है। चलो हम दुर्ग रक्षा की तैयारी करें। अब वीर सिंह कहते हैं, चलो ये नकली बूंदी दुर्ग नहीं है, यह हमारा बूंदी दुर्ग ही है। ऐसा मानकर इसकी रक्षा करने की तैयारी हम सब करते हैं और बूंदी आप जैसे पुत्रों को पाकर फूली नहीं समाएगी। यानी कि हाड़ा वंशज जहाँ पर भी जाएं, उनके मन में अपने मातृभूमि के प्रति जो मान है, जो सम्मान है, वो कोई नहीं मिटा सकता, चाहे कोई महाराजा ही क्यों ना हो। तो पट परिवर्तन होता है। तो आज महाराणा लाखा अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए नकली बूंदी दुर्ग पर आक्रमण करने जा रहे हैं। और वे क्या सोचते हैं, थोड़ी देर के आक्रमण के बाद वो दुर्ग पर कब्जा कर लेंगे और मेवाड़ का झंडा उस पर फहराएंगे और इस प्रकार उनकी प्रतिज्ञा की पूर्ति भी हो जाएगी। तो हम चौथे दृश्य में देखते हैं वहाँ क्या होता है। जो रंगमंच है, आपको कल्पना करना है कि बूंदी का जो नकली दुर्ग है वो है आपका रंगमंच। उसका द्वार बंद है। महाराणा लाखा और अभय सिंह प्रवेश करते हैं। सूर्य डूबने को आया। यह कैसी लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा स्थापित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकी। वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी अभी तक वीरतापूर्वक लड़ रहे हैं। अब महाराणा भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्होंने क्या प्लान बनाया था कि झूठ मूठ में एक युद्ध सा होगा और शीघ्र ही बूंदी के उस नकली दुर्ग पर महाराजा कब्जा कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लज्जा की बात है कि हमारी सेना बूंदी के नकली दुर्ग पर अपना झंडा अभी तक स्थापित नहीं कर पाई। और उस नकली दुर्ग के अंदर कौन है? वीर सिंह और उसके मुट्ठी भर साथी हैं, लेकिन फिर भी हम उन पर कब्जा नहीं कर पाए। ये क्या बात है? तो अभय सिंह कहते हैं, हाँ महाराणा, हम तो समझते थे कि घड़ी दो घड़ी में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें छूछे वारों का मुकाबला करने के बजाय हाड़ाओं के अचूक निशानों का सामना करना पड़ा। यद्यपि ये लोग गिनती में थोड़े हैं, किंतु इन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर हम पर गोली और तीर बरसाना प्रारंभ कर दिया। हमारी सेना इस आकस्मिक प्रहारों से भौंचक्की हो गई। अब दुर्ग के भीतर के हाड़ाओं की युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। आपकी प्रतिज्ञा पूरी होने में कुछ ही क्षणों का विलंब है। अब अभय सिंह भी एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जो हाड़ा लोग दुर्ग के भीतर बैठकर युद्ध कर रहे हैं वो गिनती में बहुत कम हैं, लेकिन उन्होंने दीवारों की आड़ में उपयुक्त स्थान बनाकर इन पर गोली और वार करना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार की जो अटैक हुआ था उसे देखकर महाराणा लाखा के सैनिक एकदम से आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उनसे क्या कहा गया था कि ये तो एक खेल में युद्ध होगा, वास्तविक युद्ध नहीं होगा। लेकिन अंदर जो वीर सिंह
और दूसरे जो हाड़ा वंशज सैनिक थे वो तो इसे एकदम सीरियसली लेते हैं, तो इसलिए वे पूरी जी जान से लड़ते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, जो दुर्ग के भीतर जो हाड़ा है उनकी युद्ध सामग्री समाप्त हो गई है। यह भी अच्छा ही हुआ कि हमारे इस खेल में भी कुछ वास्तविकता आ गई। यदि हमें बिना कुछ पराक्रम दिखाए ही दुर्ग पर अपना झंडा फहराने का अवसर मिल जाता तो मुझे ज़रा भी संतोष न होता। और सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता था कि ऐसे वीर के प्राणों की किसी प्रकार रक्षा हो सकती। अब महाराणा लाखा कहते हैं अच्छा ही हुआ कि एक वास्तविक युद्ध हुआ, क्योंकि खेल खेल का युद्ध होता तो मुझे उतनी तृप्ति नहीं होती, मुझे उतना संतोष नहीं होता। लेकिन अब वास्तविक युद्ध के बाद, पराक्रम दिखाने के बाद जब इस नकली दुर्ग पर मैं अपना झंडा फहराऊंगा तो उसमें मुझे संतोष मिलेगा। लेकिन फिर भी सच पूछो तो मुझे वीर सिंह की वीरता देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तो चाहता हूँ कि ऐसे वीर के प्राणों की रक्षा किसी भी कीमत पर होनी चाहिए। मैंने भी जब दुर्ग से अग्नि वर्षा होती देखी तो मुझे कुछ आश्चर्य हुआ था और कुछ क्षणों के लिए सफ़ेद झंडा फहराकर मैंने युद्ध रोक दिया था। उसके पश्चात मैं स्वयं दुर्ग में गया और वीर सिंह को उसके साहस के लिए प्रशंसा की। साथ ही उससे अनुरोध किया कि तुम इस व्यर्थ प्रयास में अपने प्राण न खो। तुम महाराणा के नौकर हो, तुम्हें उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। किंतु उसने उत्तर दिया कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है। अब देखिए, अभय सिंह कहते हैं कि महाराजा, मैं भी एकदम आश्चर्यचकित हो गया। हमने क्या सोचा था कि ये तो झूठ मूठ की लड़ाई है, लेकिन जब दुर्ग से वीर सिंह और उसके मित्र अग्नि वर्षा कर रहे थे तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। मैंने कुछ क्षणों के लिए युद्ध रोक भी दिया, सफ़ेद झंडा फहराया, ओके। और उसके पश्चात मैं स्वयं गया दुर्ग में और मैंने वीर सिंह को समझाया कि देखो, तुम राजा के नौकर हो, तुम्हें राजा के विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहिए, उनके विरुद्ध हथियार नहीं उठाना चाहिए। लेकिन पता है महाराणा, वीर सिंह ने क्या कहा? वो कहता है कि महाराणा ने हाड़ाओं को चुनौती दी है, हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। अब महाराजा ने हमारे वंश, हाड़ा वंश को चुनौती दी है तो हम उसका उत्तर देकर ही जाएंगे। हम उस चुनौती का उत्तर देने को मजबूर हैं। महाराणा यदि हमारे प्राण लेना चाहते हैं तो खुशी से ले लें, लेकिन हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि अपनी आँखों से बूंदी का अपमान होते देखें। देखिए, जहाँ भी हाड़ा वंशज है, हम बूंदी की रक्षा, उसकी मान की रक्षा जी जान कर करेंगे, अपने प्राण खो देंगे, लेकिन बूंदी के सम्मान की रक्षा करेंगे। तो हम इतने कायर और निष्प्राण नहीं हैं कि हम यहाँ हैं जीवित और महाराणा जब बूंदी पर आक्रमण करे तो हम देखते रहें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा है, नकली बूंदी पर भी बूंदी की ही पताका फहराएगी। देखिए, मेवाड़ में जब तक एक भी हाड़ा जिंदा है, वहाँ किसकी पताका फैलाई जाएगी? हमारी बूंदी की ही पताका फैलाई जाएगी। निश्चयहीन वीरों की जन्मभूमि के प्रति आदर भाव सराहनीय है। यह मैं जानता हूँ कि इन लोगों के प्राणों की रक्षा करने का कोई उपाय नहीं है। इतने बहुमूल्य प्राण लेकर भी मुझे प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। वह देखो, दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण वर्षा रहा है। अकेला ही हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, धन्य है वह माँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। अब महाराणा वीर सिंह की जो वीरता को देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होते हैं और मन से उसकी प्रशंसा करते हैं। वे चाहते थे कि इस प्रकार के वीरों की बहुमूल्य प्राण की रक्षा किसी भी हद में होनी चाहिए, किसी भी प्रकार होनी चाहिए। वो अभय सिंह को दिखाते हैं, देखो दुर्ग की उस दरार में खड़ा हुआ वीर सिंह कितनी फुर्ती से बाण चला रहा है।
अकेला है, लेकिन हमारे सैकड़ों सैनिकों की टोली को आगे बढ़ने से रोके हुए है। धन्य है ऐसे वीर, ऐसी माँ धन्य है जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया। धन्य है वह भूमि। अब देखिए महाराणा कहाँ बूंदी पर आक्रमण कर रहे हैं और कहाँ बूंदी भूमि को ही धन्य कह रहे हैं, जहाँ पर ऐसे सिंह पैदा होते हैं। यहाँ सिंह किसे कहा गया है? वीर सिंह को, उसके वीर मित्रों को। अरे देखो अभय सिंह, गोले के वार से वीर सिंह के प्राण पखेरु उड़ गए। बूंदी के मतवाले सिपाही सदा के लिए सो गए। अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके। जाओ, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फहराओ और वीर सिंह के शव को आदर के साथ यहाँ ले आओ। तो अचानक महाराणा देखते हैं कि वीर सिंह घायल होते हैं और उनकी वीर मृत्यु हो जाती है। अब बूंदी का जो मतवाला सिपाही है सदा के लिए निद्रा की गोद में सो गया है। अब हम विजयश्री प्राप्त कर सके हैं। तो अब राजा कहते हैं देखो हम विजयश्री हो गए हैं, दुर्ग पर मेवाड़ का पताका फैलाओ और वीर सिंह के शव को आदरपूर्वक यहाँ ले आओ। अभय सिंह प्रस्थान करते हैं, जाते हैं। आज इस विजय में मेरी सबसे बड़ी पराजय हुई है। व्यर्थ के दंभ ने आज कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि ले ली। अब देखिए राजा जीत तो जाता है, लेकिन मन ही मन वो काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि इस विजय में उसकी सबसे बड़ी पराजय हुई है। क्योंकि उसके सैन्य में वीर सिंह जैसे सैनिक जो थे वो इस खेल में उसका जीवन नष्ट हो गया है। तो ये राजा का पराजय ही हुआ। व्यर्थ के दंभ ने, दंभ यानी अहंकार, ओके, व्यर्थ के दंभ ने ही कितने ही निर्दोष प्राणों की बलि दे दी। तो अचानक चारणी का प्रवेश। महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। वह सुनिए, मेवाड़ की सेना में विजय दुंदुभी बज रही है। अब देखिए चारनी कहते हैं महाराणा, अब तो आपकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तो आपने अपने सिर का कलंक का टीका धो लिया है, क्योंकि आपने बूंदी पर अधिकार कर लिया है। यह देखिए, बूंदी के दुर्ग पर मेवाड़ के सेनापति विजय पताका फहरा रहे हैं। चारनी, क्यों पश्चाताप से विकल प्राणों को तुम और दुखी करती हो? न जाने किस बुरी सायत में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आँखों पर से पर्दा हटा दिया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। अब देखिए महाराणा वीर सिंह की मृत्यु से इतने विचलित होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि वो पश्चाताप करने लगते हैं। वो कहते हैं चारनी, न जाने किस बुरे मुहूर्त में मैंने बूंदी को अपने अधीन करने का निश्चय किया था। मेरा मन भी एकदम फिर गया था। शायद मैंने ऐसा क्यों सोचा कि मैं बूंदी को अपने अधीन करूं। वीर सिंह की वीरता ने मेरे हृदय के द्वार खोल दिए हैं, मेरी आँखों पर से पर्दा हटा दिया गया है। मैं देखता हूँ ऐसी वीर जाति को अधीन करने की अभिलाषा करना पागलपन है। इतनी वीर जाति को अपने अधीन करना, ये मैंने सोचा ही क्यों? ऐसे सोचना ही पागलपन है। तो महाराणा काफ़ी पश्चाताप करते हैं। वो सोचते हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए था। तो चारनी कहती है, तो क्या महाराणा अब भी मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता? अब चारनी तो चाहती है कि सभी राजपूत वंश एक साथ रहें, एक जोड़ बनकर रहें। तो वो कहती है कि महाराणा, मेवाड़ और बूंदी के हृदय मिलाने का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। तो उसी समय वीर सिंह के शव के साथ अभय सिंह का प्रवेश। महाराणा शव के पास बैठते हुए काफ़ी दुखी होकर कहते हैं, चारनी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ, किंतु क्या बूंदी के राव तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत आज की इस दुर्घटना को भूल सकेगा?
अब देखिए, मैं तो क्षमा मांगना चाहता हूँ चारनी, इस शहीद के चरणों के पास बैठकर। कौन है शहीद? वीर सिंह। तो वीर सिंह के चरणों के पास बैठकर मैं अपने अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ। किंतु मुझे एक शंका है, क्या बूंदी के राव हेमू तथा हाड़ा वंश का प्रत्येक राजपूत मुझे क्षमा कर पाएगा? क्योंकि आज की इस दुर्घटना को भला कोई भूल पाएगा? क्योंकि यूं ही मैंने वीर सिंह को मार डाला। मेरे अहंकार के कारण, मेरे एक अविवेकपूर्ण प्रतिज्ञा के कारण मैंने वीर सिंह, जो कि हाड़ा वंशज था, जो कि काफ़ी वीर था, उसे मैंने मार दिया। तो क्या कोई भूल सकेगा ये? अचानक राव हेमू प्रवेश करते हैं। क्यों नहीं महाराणा, हम युग युग से एक हैं और एक रहेंगे। आपको यह जानने की आवश्यकता थी कि राजपूतों में न कोई राजा है न कोई महाराजा। सब देश, जाति और वंश की मान रक्षा के लिए प्राण देने वाले सैनिक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर नहीं उठनी चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। तो अचानक राव हेमू वहाँ प्रवेश करते हैं और वो संधि का संदेश लेकर आते हैं। वो इस द्वेष को और बढ़ाना नहीं चाहते। वो संधि का संदेश लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि हम युग युग से एक हैं। जो भी राजपूत वंश है उसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, कोई राजा कोई महाराजा नहीं है, सब एक हैं। हमारी तलवार अपने ही स्वजनों पर नहीं उठनी चाहिए। अभी जो हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा किसी भी राजपूत का तलवार एक दूसरे राजपूत पर नहीं उठना चाहिए। बूंदी के हाड़ा सुख और दुख में चित्तौड़ के सिसोदियों के साथ रहे हैं और रहेंगे। देखिए, हम जो हैं हाड़ा वंश, हम सदा चित्तौड़ के साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम सब राजपूत अग्नि के पुत्र हैं। हम सबके हृदय में एक ज्वाला जल रही है। हम कैसे एक दूसरे से पृथक हो सकते हैं? हम एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। हम में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। वीर सिंह के बलिदान ने हमें जन्मभूमि का मान करना सिखाया है। अब देखिए, वीर सिंह का ये जो बलिदान है उसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि हमें अपनी जन्मभूमि का मान करना चाहिए। निश्चय ही महाराज, हम संपूर्ण राजपूत जाति की ओर से इस अमर आत्मा के आगे अपना मस्तक झुकाएं। सब बैठकर वीर सिंह के शव के आगे झुकते हैं। तो वीर सिंह के वीर मृत्यु पर सभी के मन में ये एहसास जाग जाता है कि आइंदा किसी भी राजपूत का हाथ दूसरे राजपूत पर नहीं उठना चाहिए। सभी को एक साथ मिलकर जन्मभूमि के मान की रक्षा करना चाहिए। तभी कहा गया है मातृभूमि का मान। मातृभूमि का मान हमें बाकी सब से आगे रखना चाहिए। कोई राजा महाराजा नहीं, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सभी राजपूत वंश वीर पुत्रों से भरे हुए हैं और उन्हें अपनी वीरता अपने मातृभूमि के मान की रक्षा के लिए करना चाहिए, न कि आपस में लड़ने के लिए। तो ये थी हरिकृष्ण प्रेमी जी की काफ़ी इंटरेस्टिंग एकांकी मातृभूमि का मान।